हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है ये थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि हमने इस टॉपिक को पूरा कवर करना है। पूरा मतलब कि सेल डिवीजन कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे ये रेगुलेट होता है, सीडीके क्या होता है, साइक्लिन क्या होता है, इनके क्या पाथवेज है, फिर सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम क्या होती है, और डिफरेंट टाइप्स के सीडीकेज इनका क्या रोल है, फिर एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं, और जो सेल है वो मेटाफेज से एनाफेज के लिए कैसे जाता है, और अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी की कैसे ग्रोथ होती है, वो चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मतलब आप ये समझ लो, जितना भी सेल साइकिल का कंटेंट है, जितना भी इसका सिलेबस है, उसको हम पूरा कवर करेंगे सिंगल वीडियो में। और आई गारंटीड, अगर आप ये वीडियो हॉनेस्टली देखोगे, ईमानदारी से देखोगे, कंप्लीट वीडियो देखोगे, फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की, चाहे गेट की, चाहे DVT JRF की, चाहे ICAR नेट की, ICMR JRF की, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसका यह एक पार्ट रहेगा, या बायोलॉजी एक पार्ट रहेगा, या सेल साइकिल एक पार्ट रहेगा, तो उसमें कोई भी क्वेश्चंस आने वाले इस टॉपिक से आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट शर्त ये कि आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और ऑनेस्ट देखनी है, अपना 100% देना है इस वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है, और एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं, और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी है, और जो डिफरेंट ऑर्गन है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, और जो बहुत सारे टिश्यूज है वो बहुत सारे इस तरह से सेल्स से मिलके बने होते हैं। और हमें पता है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो एक सेल है जिसको कोशिका भी बोलते हैं। अब देखो, आप एक छोटा सा सेल है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, ये जो सेल है यही है जो हमारे बॉडी को बनाता है। ये कैसे बनाता है, इसके अंदर क्या होता है, वो तो हम अलग टॉपिक है, बट ये एक सेल जो है वो मल्टीपल सेल बनाता है। एक सेल से दो सेल बनाएगा, दो से चार बनाएगा, चार से आठ बनाएगा, आठ से 16 बनाएगा, 32 बनाएगा। इस तरह से एक सेल से ये टिश्यू बनाएगा। फिर बहुत सारे टिश्यूज जो है डिवाइड होकर फर्दर एक ऑर्गन बनाएंगे, जैसे नोज एक ऑर्गन है, आइज ऑर्गन है, ईयर ऑर्गन है ना। फिर बहुत सारे ऑर्गन जो एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करेंगे, यानी ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। तो हमने देखना है कि ये सेल डिवाइड कैसे होता है। देखो, सेल डिवाइड माइटोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। और जो माइटोसिस और मियोसिस के अंदर है, पहले आपका इंटरफेज चलता है, फिर एमफेज चलता है। अब आप बोलोगे ये इंटरफेज क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो G1 है, S है और G2 है, इसको पूरे को बोलते हैं हम इंटरफेज, और यहाँ से यहाँ तक का रहा एमफेज। इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक सेल से दो सेल बनते हैं और दो से चार बनते हैं, मतलब कि इस प्रोसेस को फॉलो करके सेल डिवाइड होता है। तो अब आपने यहाँ देखना है कि सबसे पहले क्या होता है, जो सेल है वो G1 फेज में आता है। देखो, मानो कि यहाँ पे एक सिंगल सेल है G1 फेज में। इस सेल के अंदर अपना क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, लाइक DNA, है ना। पहले मैं आपको बता दूं कि सेल के अंदर एक थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको सेल की। आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे सेल है, सेल के सेंटर में केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर फर्दर न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस के बाहर का रीजन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का रीजन, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्म मोस्टली जो लिक्विड सब्सटेंस से बना होता है, यानी वाटर से भरा होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलिज पाई जाती है, लाइक कौन सी, क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन सेल एज वेल एज प्लांट सेल, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम, इस तरह से डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज जो इस साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। बात आई इस न्यूक्लियस की। इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम DNA बोलते हैं, और DNA के अंदर स्टूडेंट्स जीन होती है, और वही जीन है जो कि कैरेक्टर को डिफाइन करती है।
और यही जीन है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब आप बोलोगे कि अपने डिटेल में क्यों जा रहे हैं, मैं इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे G1 फेज में सिंगल है, यानी सिंगल डीएनए है। फिर क्या होगा, G1 फेज में बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडिया डाल दिया जाएगा, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन डाल दिए जाएंगे, और ये सेल कहाँ जाएगा आपका एस फेज में। मैं ये एस फेज में आपको वहां पे देख पा रहे हो, ये एस फेज, ये सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो डीएनए आपका सिंगल था वो डीएनए कैसा हो गया आपका, डबल्ड हो गया। देखो ये डीएनए आपका सिंगल था, ये डीएनए आपका डबल्ड हो गया, क्योंकि एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है। G1 फेज में आपका सिंगल सेल था, सिंगल डीएनए अमाउंट था, है ना। एस फेज में गया, इस डीएनए ने रेप्लिकेशन कर दी, एक डीएनए से 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बन गया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं, आपने इतना ध्यान रखना है कि एस फेज में डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। फिर ये एस फेज से गया G2 फेज में, एज इट एज ऐसे ही सेल रहा, ऐसे ही आपका न्यूक्लियस रहा, और आपका ऐसे ही आपका डीएनए रहा G2 फेज में। क्यों ये G2 फेज में रहा, थोड़ी इसकी ग्रोथ होगी, सेल की साइज बढ़ गया, शेप में थोड़ी चेंज आ गई, क्योंकि यहाँ पे इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मीडिया अवेलेबल थे, उन न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज करके इसकी शेप और ग्रोथ में थोड़ा डिफरेंस आता है। फिर G2 फेज, ये G1S और G2 फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है आपके सेल डिवीजन का, तो वह लॉन्गेस्ट पार्ट आपका इंटरफेज है, क्योंकि जो G1 फेज है यहाँ पे सेल 11 हार रेस्ट करता है, 11 हार, है ना। फिर आपका उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 8 हार आपका एस फेज में सेल रेस्ट करता है। रेस्ट मतलब कि सेल जो है पहले G1 फेज में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, फिर एस फेज में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनको यूज करता है, अपनी शेप और साइज में थोड़ी बहुत चेंज लाता है। देखो 11 और 8 कितने हो गए आपके 19। उसके बाद ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4 हार आपका यहाँ स्टे करता है G2 फेज में। कितने हो गए 23 हार। देखो हमें बताया कि एक दिन में सेल जो है वो एक ही बार डिवाइड होता है, तो ये चीज देखो आपके 23 हार जो है वो इंटरफेज में ही रहता है सेल। तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा रहा, इंटरफेज। और एम फेज में ओनली 1 हार के लिए सेल स्टे करता है। तो वो G2 फेज तक सेल पहुंच गया, जैसे ही एम फेज में बना ये एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। इसी तरह से ये डीएनए है इसके अंदर, इस तरह से एक सेल से 2 सेल बने, इस तरह से सेल डिवाइड होता है, और इस तरह से आपका माइटोसिस और मियोसिस होती है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने माइटोसिस मियोसिस को सेपरेटली स्टडी किया हुआ है। मैंने आपको सबसे पहले माइटोसिस या सेल डिवीजन का बेसिक बताया, फिर मैंने डिटेल माइटोसिस बताया कि माइटोसिस क्या होता है, इंटरफेज क्या होता है, एनफेज क्या होता है, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टीलोफेज क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, वो हमने माइटोसिस में डिटेल में स्टडी किया। फिर हमने मियोसिस में स्टडी किया, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इसको मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, और मियोसिस 2 और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, वो भी हमने स्टडी किया। फिर हमने मियोसिस में आपकी डिफरेंट स्टेजेस देखी प्रोफेज की, लाइक लेप्टोटीन देखी, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको नॉलेज हो कि माइटोसिस और मियोसिस यानी एक सेल 2 सेल में ऐसे ही नहीं बनता, पहले इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस चलती है माइटोसिस और मियोसिस की, जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर दिया है इस ही यूट्यूब चैनल में। मैं उसका लिंक जब ये वीडियो ओवर हो जाएगी, इस वीडियो के एंड में आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उनको भी जरूर देखें सेपरेटली,
उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, क्लियर होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। और आपको चाहिए इतना है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आपका मोटो ही एक है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेल साइकिल से क्वेश्चन आए उसको हमने सॉल्व करना ही करना है। तो उसके लिए आपको पहले माइटोसिस और मियोसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि एक सेल से दो सेल क्यों बने। वैसे मैंने आपको ओवरऑल यानी ओवरव्यू तो बता दिया कि पहले G1 S G2 M फेज इस तरह से एक सेल से दो सेल बने, बट आपको एक्चुअल में इसके पीछे का फैक्ट भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट नोट किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, कभी कभार एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इसको हल्के में मत लीजिएगा। बस आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स डू नॉट अंडरगोज डिवीजन। ये चीज आपने याद रखना है। जो हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं ना, न्यूरॉन सेल्स और मसल सेल्स, जो भी मसल सेल्स होते हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं होते। मतलब ये एक सेल से दो सेल नहीं बनते, है ना। जो ये अगर न्यूरॉन सेल लॉस्ट हो गया तो लॉस्ट ही हो गया, या वो रीजनरेट होने की कोशिश करेगा बट डुप्लीकेट होने की कोशिश नहीं करता। मतलब कि वो सेल डिवीजन में सेल डिवीजन का प्रोसेस फॉलो नहीं करता। एक सेल से, एक न्यूरॉन सेल से दो न्यूरॉन सेल नहीं बनते, एक मसल सेल से दो मसल सेल नहीं बनते। अगर मसल या न्यूरॉन सेल डिजनरेट हो गया तो वो डिजनरेट ही हो गया। कुछ परसेंट चांसेस हो गए रीजनरेट होने के, मतलब कि घाव को ठीक करने के लिए। और अगर वो घाव ठीक नहीं होगा तो वो जो घाव है यानी वाउंड है वो या कैंसर में डेवलप हो जाएगा या अल्टीमेटली सेल है एपोप्टोसिस में जाएगा और सेल की डेथ करेगा। ये चीज आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। फिर देखो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स अंडरगोज कंटिन्यूअस डिवीजन। जो भी आपके स्टेम सेल्स है यानी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है वो आपके कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं लार्ज अमाउंट में, और आपका अनस्पेशलाइज्ड यानी स्पेसिफिकली डिवाइड नहीं होते, ये कंटिन्यूअसली ही डिवाइड होते रहते हैं। और स्टेम सेल्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। थर्ड देखो, एम्ब्रियोनिक सेल्स डू नॉट कंटेन G1 एंड G0 फेज। देखो आपको G1 का पता है, शायद G0 फेज का पता नहीं होता। जो आपका ये G0 फेज है वो भी मानो कि आपका यहाँ जैसे G0 फेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा सेल जो डिवीजन में नहीं जा रहा है, दोबारा सुनो, ऐसा सेल जो डिवीजन में नहीं जा रहा है वो सेल आपका G0 स्टेज में जाएगा, जिसको हम क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको हम क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं। किसको? G0 स्टेज को हम क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं। और जो सेल डिवीजन प्रोसेस में नहीं जाता वो सेल आपका G0 फेज में जाता है। ये चीज आपने याद रखना। यहाँ देखो आप, जैसे न्यूरॉन्स और मसल सेल्स है, ये देखो मैंने लिखा यहाँ पे डू नॉट अंडरगोज डिवीजन, मतलब कि ये न्यूरॉन्स और मसल सेल्स क्वेसेंट स्टेज में जाते हैं, है ना। फिर यहाँ देखो, यहाँ और कंफ्यूजन क्लियर होगी आपकी। एम्ब्रियोनिक सेल्स डू नॉट कंटेन G1 एंड G0 फेज। मतलब जो आपका एम्ब्रियोनिक सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल कौन से होते हैं? देखो एम्ब्रियोनिक सेल्स कौन से होते हैं, देखो जब एक मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में फ्यूज्ड होता है यानी फर्टिलाइज्ड होता है तो वो एक जाइगोट बनाता है, और वो जाइगोट जब फर्दर डिवाइड होता है तो वो एक एम्ब्रियो बनाता है। ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है इसके पास ना तो G0 फेज होता है ना ही G1 होता है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एस फेज से स्टार्ट होगा। ये चीज आपने याद रखना। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है और आपने इन पॉइंट को याद रखना है। फिर स्टूडेंट्स कुछ एक आपके चेक पॉइंट भी अवेलेबल होते हैं। आपका चेक पॉइंट यहाँ भी होता है G1 के पास भी, यहाँ भी चेक पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी चेक पॉइंट हो सकता है। चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा खास करके आजकल लॉकडाउन में जब ये कोरोना काल चल रहा है, आजकल आपने देखा होगा जहाँ जहाँ आपकी
चेक पॉइंट है यानी पुलिस चौकी है, वहाँ पे आपके जो पुलिस वाले हैं वो खड़े होते हैं और हमें चेक करते हैं। अगर हम व्हीकल लेके हैं तो हमारे पास परमिशन चेक करते हैं कि परमिशन है रोड पे चलने की या नहीं है। अच्छा, अगर परमिशन अगर होगी भी, फिर मास्क चेक करते हैं कि मास्क है या नहीं है लगा हुआ। अभी चेक पॉइंट ये यहाँ क्यों लगे होते हैं चेक पॉइंट? देखो, पुलिस वाले चेक पॉइंट तो इसलिए है क्योंकि वो कोविड 19 मतलब जो कोरोना वायरस 2019 में आया था, जो ये स्प्रेड हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, इसको रोकना चाहते हैं, इसलिए चेक पॉइंट लगे होते हैं और स्ट्रिक्टली चेक पॉइंट लगे हैं। बट यहाँ पे क्यों चेक पॉइंट लगे होते हैं? यहाँ पे इसलिए लगे होते हैं, मानो कि अगर G1 फेज में डीएनए डैमेज हो जाए, जो ये सेल का डीएनए है वो डैमेज हो जाए, तो इसको कौन चेक करेगा? इसको चेक पॉइंट ही चेक करेगा कि डैमेज डीएनए है तो ये सेल को फर्दर आगे एस फेज में नहीं जाने देगा। ये बोलेगा पहले अपने डीएनए को रिपेयर कर, है ना। अगर यहाँ पे ये चेक पॉइंट नहीं होता तो ये डैमेज डीएनए एस फेज में जाता, यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं होता तो डैमेज डीएनए G2 फेज में जाता, यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं होता तो डैमेज डीएनए एक सेल से 2 सेल में चला जाता। अगर डैमेज डीएनए आपका डुप्लीकेट हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन है वो भी डैमेज ही हो रहा है ना। और जो आपका डीएनए वो कैंसर में डेवलप हो जाएगा। इसीलिए चेक पॉइंट लगे होते हैं ताकि वो डैमेज डीएनए को रिकवर कर सके। डिफरेंट टाइप के चेक पॉइंट होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, आसान तरीके से, है ना स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखो आप, साइक्लिन एंड सीडीकेज। ये जो साइक्लिन और सीडीके ये दोनों प्रोटीन है, और ये ऐसी प्रोटीन है जो कॉम्प्लेक्स में ही काम करती है। ऐसा क्यों है आपको भी यहाँ पता लग जाएगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक बहुत ही इजी है और मैं तो सिंपल तरीके से बताने की कोशिश ऐसे भी कर ही रहा हूँ और करूँगा भी। तो आपने सिंपली और कूल माइंड से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे जो आपका सीडीके है ये एक प्रोटीन है। अच्छा, सीडीके की फुल फॉर्म क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपने फिर भी चाहिए तो आप ये मानो कि सीडीके की फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। मैं यहाँ पे कहीं लिखने की कोशिश करता बट मुझे स्पेस ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, सीडीके की फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, डिपेंडेंट काइनेज, है ना। ये सीडीके कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म में है। जब बाहर से साइक्लिन आएगा, साइक्लिन भी एक प्रोटीन है, वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। ये फुली इनएक्टिव था और जैसे ही साइक्लिन सीडीके के साथ बाइंड हो जाएगा ये पार्शियली एक्टिव हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, है ना। पार्शियली एक्टिव हो जाएगा, नॉट फुली एक्टिव। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, है ना। पार्शियली एक्टिव होगा, बाहर से एक और प्रोटीन आएगी CAK, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है सीडीके डिपेंडेंट एक्टिवेटिंग काइनेज। क्या फुल फॉर्म है इसकी? C फॉर सीडीके डिपेंडेंट, आपको फुल फॉर्म आती है, स्पेलिंग आती है डिपेंडेंट की, मुझे पता है। सो सीडीके डिपेंडेंट एक्टिवेटिंग, है ना। मैं यहाँ पे पूरी स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूं। सो सीडीके डिपेंडेंट एक्टिवेटिंग काइनेज, ये एंजाइम बाहर से आती है और सीडीके को फॉस्फोराइलेशन करती है, यानी सीडीके को फॉस्फोराइलेट करती है। नेम ही इंडिकेट कर रहा है सीडीके डिपेंडेंट, मतलब कि सीडीके पे डिपेंड है। एक्टिवेट मतलब इसको एक्टिवेट करेगा, कैसे? काइनेज से। काइनेज क्या होता है? मतलब फॉस्फोराइलेशन करके सीडीके को ये एक्टिवेट करता है। बाहर से एंजाइम आई, फॉस्फोराइलेट किया और ये पूरा जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो गया? फुली एक्टिव हो गया, ये फुली एक्टिव पूरा कॉम्प्लेक्स, है ना। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया फिर इसके अपने अपने टारगेट है,
मानो कि फर्स्ट आपका ये है कि जो फॉस्फोराइलेटेड सीडी पे जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया, फिर इसके अपने अपने टारगेट है। जैसे इसका फर्स्ट टारगेट है कि इट फॉस्फोराइलेट टारगेट प्रोटीन टू रेगुलेट सेल साइकिल। जिस भी प्रोटीन को ये फॉस्फोराइलेट करेगा वो सेल साइकिल को प्रोसीड करेगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे आपको ये ओवरव्यू बताया है। अब हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि ये सेल G1 से S में कैसे गया, S से G2 में कैसे गया, G2 से M में कैसे गया, ये चीज हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो अभी देखना आपने, जैसे ये कॉम्प्लेक्स फुली एक्टिव हो जाता है तो ये टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है और वो प्रोटीन सेल साइकिल में जाती है ना। सेकंड, ये इंटरेक्ट भी हो सकता है किसके साथ, सीडीके काइनेज इनहिबिटर के साथ। सीडीके C4 सीडीके A4 काइनेज I4 इनहिबिटर। अगर ये कॉम्प्लेक्स सी के आई के साथ बाइंड हो जाए तो वहां पे सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, मतलब वहां पे स्टॉप हो जाएगी। और ये किस केस में, जो ये कॉम्प्लेक्स है किस केस में सी के आई के साथ बाइंड होगा, अगर यहाँ पे मानो G1 में सेल के अंदर डीएनए डैमेज हुआ है ना, डीएनए डैमेज हुआ है, तो पता है कि जो ये डीएनए डैमेज वाला सेल है ये एस फेज में नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए फिर जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा सी के आई के साथ। अगर इसके साथ बाइंड हो जाएगा फिर वहां पे सेल जो अरेस्ट हो जाएगा और ये सेल G1 से एस फेज में नहीं जाएगा, है ना। ये चीज आपने छोटी छोटी याद रखनी है। फिर आप एक चीज याद रखो यहाँ पे कि जो ये साइक्लिन है ये कैसी प्रोटीन है, ये है आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन। ये आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन है। और जो आपका सीडीके है, आपकी ये सीडीके है, ये सीडीके है कैटालिटिक प्रोटीन। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये रेगुलेटरी क्यों है, क्योंकि जब साइक्लिन बाहर से आएगा यही है जो सीडीके को रेगुलेट करता है, सीडीके को डायरेक्शन दिखाता है ना, इसलिए इसको रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं। और ये साइक्लिन जो है ये डिग्रेड भी होता है और फिर से भी आता है ना, डिग्रेड भी होता है फिर से भी आता है। ये सीडीके रहता है कांस्टेंट और इसकी एक्टिविटी क्या है, कैटालिटिक, मतलब कैटालिसिस, मतलब कि रिएक्शन को फास्ट करना यानी फर्दर प्रोसीड करना, वो है सीडीके की एक्टिविटी। तो आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज है जो आपने याद रखनी है, डिफरेंट साइक्लिन और डिफरेंट सीडीके होते हैं हर एक फेज के। G1 में आपके सीडीके साइक्लिन अलग होते हैं, S फेज में आपके यानी जो G1 से S में ले जाएगा उसके लिए अलग होते हैं, S फेज के आपके अलग होते हैं, और जो आपका G2 से M के लिए ले जाएगा उसका साइक्लिन और सीडीके अलग होता है। मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा चार्ट दिखाया हुआ है और ये दिखने में छोटा है, जो इसकी वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी। देखो अभी आप थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि आप अगर ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आती है, बट आपने क्या करना है, वीडियो कंप्लीट देखनी है। इससे अगर आप नोट्स बना सके तो नोट्स बनाने की कोशिश करनी है, अगर नहीं बना पाए तो एक हफ्ते बाद फिर से ये वीडियो देखनी है। आई गारंटेड कि आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी। जो चीज आप फर्स्ट टाइम नहीं समझ पाओगे वो चीज सेकंड टाइम आप डेफिनेटली समझोगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कूल माइंड रहना है। देखो G1 के लिए, मतलब G1 फेज में आपको यहाँ पे मैंने फेज दिखाया हुआ है, ये पे साइक्लिन और यहाँ पे सीडीके। तो रही G1 की बात, G1 में जो आपका साइक्लिन है जो बाहर से आता है वो डी होता है, साइक्लिन डी। डी की फर्दर सब यूनिट है, डी प्रोटीन है, इसके फर्दर सब यूनिट है D1 D2 D3।
मतलब बाहर से D1 साइक्लिन भी आ सकता है, D2 भी आ सकता है, D3 भी आ सकता है ना। और जो ये साइक्लिन है ये बाइंड करता है CDK4 प्रोटीन के साथ, आइदर CDK6 प्रोटीन के साथ। ये चीज आपने याद रखना है। G1 में क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइक्लिन D, CDK4 एंड 6, है ना। G1 को जो S के लिए ले जाता है, मतलब सेल को G1 से S के लिए कौन ले जाता है, जब साइक्लिन E इंटरेक्ट होता है CDK2 के साथ। जब साइक्लिन E इंटरेक्ट होगा CDK2 के साथ तो जो सेल है आपका वो G1 से S फेज में आएगा। S फेज में क्या करेगा, वो डुप्लीकेशन करेगा, है ना, अपना DNA अमाउंट डबल कर देगा। DNA सिंथेसिस होती है S फेज में। फिर S फेज में आपका साइक्लिन A और CDK2 आपस में बाइंड हो गए, ठीक है, और जो सेल है वो S फेज से G2 फेज के लिए भेज देगा। फिर G2 फेज में आपका साइक्लिन B और साइक्लिन M, कुछ भी आ सकता है, बाइंड होगा CDK1 के साथ और वो सेल G2 से M के लिए ले जाता है। स्टूडेंट्स एक बात में कंफ्यूज नहीं होना आपने, जितने भी साइक्लिन है, जितने भी CDK है, इनका प्रोसेस एक ही है। पहले आपका CDK होगा, साइक्लिन बाहर से आएगा, CDK के साथ बाइंड होगा और वो पार्शियली इनएक्टिव एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर बाहर से CDK एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम आएगी, है ना, और वो कॉम्प्लेक्स को फुल्ली एक्टिव कर देगी। जैसे ही कॉम्प्लेक्स फुल एक्टिव हो जाएगी तभी सेल जो है वो प्रोसीड करेगा, है ना। तभी सेल G1 से S फेज के लिए प्रोसीड करेगा, S से G2 के लिए प्रोसीड करेगा, G2 से M के लिए प्रोसीड करेगा और एक सेल से अल्टीमेटली 2 सेल बनेंगे। स्टूडेंट्स ये था आपका साइक्लिन और CDK के बारे में। अब थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा नाम की प्रोटीन होती है, उसका क्या रोल है, CDK1 का क्या रोल है, वो चीज़ हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम रेटिनोब्लास्टोमा का रोल इन सेल साइकिल में। देखो यहाँ पे आपने आसान तरीके से समझना है, कोई स्ट्रेस टाइप फील नहीं करना, है ना। इजी वे में मैं समझा रहा हूँ, आपने इजी वे में सुनना है और इजी वे में ही समझना है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ के लिए, है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। देखो रेटिनोब्लास्टोमा एक प्रोटीन है, माइंड में बिठा लो, है ना, ये प्रोटीन है। हमने इसका रोल देखना है कि सेल साइकिल में इसका क्या रोल है। मैं आपको बता दूं, रेटिनोब्लास्टोमा ही है जो कि सेल को G1 फेज से S फेज के लिए ले जाता है और S फेज से आपका फर्दर आगे G2 फेज के लिए ले जाता है ना। फिर G2 से M के लिए आपका फर्दर कौन ले जाता है वो भी हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि G1 से कैसे जो है सेल जो है वो S फेज में गया। इतना मैंने बता दिया कि रेटिनोब्लास्टोमा के थ्रू जाता है। कैसे जाता है वो मैकेनिज्म मैंने भी बताना है, तो आराम से समझने की आप कोशिश करिएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन दिखाई है, इसका मतलब है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। मानो कि सेल जो इस मेम्ब्रेन से इस साइड वाला पार्ट है, ये कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, और इस साइड से इस वाला पार्ट है इंट्रा सेलुलर पार्ट, है ना। अब देखो आप जब बाहर से G1 फेज में, अच्छा ये देखो आप कि G1 फेज में एक सेल है, तो हमें पता है एक सेल कब डिवाइड करेगा, कब ग्रो करेगा, जब उसको ग्रोथ मीडियम मिलेगा, कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तभी तो सेल डिवाइड करने की कोशिश करेगा और तभी वो ग्रो करेगा, तभी उसका शेप में कोई चेंज आएगा, तभी उसकी ग्रोथ होगी, है ना। तो जब बाहर से आपका एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर दिए जाएंगे, EGF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स, तो एक RTK नाम की सिग्नलिंग होती है। RTK की अगर मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, है ना। RTK सिग्नलिंग के थ्रू ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है ये सेल के अंदर आता है और ये एक्टिवेट करता है MAPK पाथवे को। अब आप बोलोगे
MAPK क्या है? MAPK की फुल फॉर्म है M फॉर माइटोजन, है ना, A फॉर माइटोजन एक्टिवेटेड, P फॉर प्रोटीन, K फॉर काइनेज। ठीक है, तो ये जो जब एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर बाहर से आएगा, ये एक्टिवेट करेगा माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज पाथवे को, फिर से ये एक्टिवेट करेगा यानी इंड्यूस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ c-Myc जीन। जो ये c-Myc जीन है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हेल्प करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या रोल है? इसको प्रोटोऑन्कोजीन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रोटोऑन्कोजीन क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब इतना ध्यान रखो, MAPK पाथवे इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन ऑफ c-Myc जीन, और जो ये c-Myc जीन है ये इंड्यूस करता है एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन डी, स्पेशली D1 प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि साइक्लिन डी के D1, D2, D3 होती है, स्पेशली ये D1 प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जो साइक्लिन डी है इसके साथ क्या होगा, पहले आपका ये जो साइक्लिन डी है ये जाएगा और CDK के साथ बाइंड हो जाएगा, CDK4 के साथ बाइंड होगा और उसको पार्शियली एक्टिव बनाएगा। फिर बाहर से एंजाइम आएगी CDK एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम, और इस कॉम्प्लेक्स को फुली एक्टिव कर देगा। देखो जैसे ये कॉम्प्लेक्स फुली एक्टिव होगा, फिर ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन पे फॉस्फोराइलेशन करेगा। इस तरह से रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन पे फॉस्फोराइलेशन करेगा। जैसे ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो गई, ये प्रोटीन E2F से अलग हो जाएगा। जब ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगी तब ये प्रोटीन E2F को पकड़ के रखेगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेट करेगा रेटिनोब्लास्टोमा को, और यहां से रेटिनोब्लास्टोमा अलग हो जाएगा। अलग मतलब कि यूवी क्यूटिनाइलेशन प्रोसेस में जाएगा। हमें पता है कि यूवी क्यूटिनाइलेशन प्रोसेस में यूवी क्यूटिन नाम की प्रोटीन आएगी, वो रेटिनोब्लास्टोमा के साथ बाइंड हो जाएगी और रेटिनोब्लास्टोमा को डिग्रेड कर देगी, है ना। इससे हमारा क्या फायदा हुआ? इससे आपका E2F फैक्टर फ्री हो गया। ये फ्री हो गया मतलब कि फिर ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन E एंड साइक्लिन A। जब आपकी साइक्लिन E और साइक्लिन A एक्सप्रेस होगी, फिर ये पर्टिकुलर यानी रिस्पेक्टिव CDK के साथ बाइंड हो जाएगा, है ना, और सेल साइकिल को प्रोसीड करेगा। देखो रेटिनोब्लास्टोमा ने क्या किया, ये E2F को बाइंड करके रखता था। इस प्रोसेस के थ्रू आपकी पूरी सेल साइकिल आई, इसने रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट किया, यहाँ से आपका E2F फ्री हो गया। जैसे ही E2F फ्री हो गया तो E2F ने इंड्यूस किया साइक्लिन E को, फिर साइक्लिन E फर्दर CDK के साथ बाइंड हो जाएगा और साइकिल को इसने तो G1 से आपका S फेज में ले गया और साइक्लिन E आपका S से आपका G2 में ले जाएगा। फिर आपका साइक्लिन A एक्सप्रेस होगा, फिर वो G2 से M के लिए ले जाएगा। इस तरह से सेल साइकिल क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि किस तरह से G1 से प्रोसीड हुई सेल साइकिल। कुछ एक पॉइंट जो आपने यहाँ पे सीखने हैं वो है आपका, जैसे कि प्रोटोऑन्कोजीन क्या होती है। प्रोटोऑन्कोजीन मतलब कि कैंसर कोजिन जीन। जब ये प्रोटोऑन्कोजीन की हाइपर एक्टिविटी होती है ना, जब प्रोटोऑन्कोजीन की एक्टिविटी हाइपर हो जाए तो ये प्रोटोऑन्कोजीन कैंसर में डेवलप हो जाती है। हाइपर मतलब मानो कि c-Myc की एक्टिविटी हाइपर हो जाए। c-Myc क्या है? c-Myc एक प्रोटोऑन्कोजीन है और अगर इसकी एक्टिविटी हाइपर हो जाए तो ये बहुत सारे साइक्लिन डी बनाएगा। अगर बहुत सारे साइक्लिन डी बनेंगे तो बहुत सारे आपके साइक्लिन डी और CDK4 एक्टिव हो जाएंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स बहुत सारे एक्टिव हो गए तो ये बहुत सारे रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट कर देगा और बहुत सारे रेटिनोब्लास्टोमा डिग्रेड हो जाएंगे
और बहुत सारे E2F फैक्टर फ्री हो जाएंगे। अगर बहुत सारे E2F फैक्टर फ्री हो जाएंगे तो सेल साइकिल बहुत ही फास्ट चलेगी, बहुत ही रैपिडली चलेगी और एक सेल से बहुत सारे सेल बनेंगे, डैमेज होने के चांसेस बढ़ेंगे और अगर इतनी फास्ट रेप्लिकेशन चलेगी तो आपका कैंसर हो जाएगा। इसीलिए सीमिक एक प्रोटोऑन्कोजीन है, इसकी नॉर्मल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है और अगर इसकी एक्टिविटी हाइपर हो जाए तो ये कैंसर बनाता है, एक्टिविटी लॉस हो जाए फिर भी कैंसर बनाएगा। मतलब नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सीमिक जीन इज कंफर्टेबल फॉर अस, है ना। फिर देखो आप, जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये है ट्यूमर सप्रेसर। अगर सीमिक की एक्टिविटी हाइपर हो जाती है तो आपका जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये कोशिश करेगा, क्या करेगा, E2F को पकड़ने की, ताकि यहां से फ्री ना हो। सेकंड आया आपका रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर है। मतलब कि सेल को रैपिडली डिवाइड होने से ये बचाता है, क्योंकि ये E2F को पकड़ के रखता है। जब E2F को पकड़ के रखेगा तो सेल साइकिल जो प्रोसीड नहीं हो पाती, है ना। अब ये चीज ध्यान रखना, अगर आपकी इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाए, रेटिनोब्लास्टोमा की अगर एक्टिविटी लॉस हो जाए तो आपका E2F परमानेंटली फ्री हो जाएगा। फिर सेल को बाहर से ग्रोथ फैक्टर मिले या ना मिले, मतलब हमें भोजन मिले या ना मिले, हमारे जो सेल्स है वो डिवाइड करते ही रहेंगे, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा ने अपनी एक्टिविटी लॉस कर दी है। तो अगर वो डिवाइड करते रहेंगे तो फिर वो भी कैंसर बनाएगा। तो हमने क्या सीखा कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन दैट इज सीमिक जीन कॉज कैंसर एंड लॉस ऑफ एक्टिविटी of tumor suppressor gene that is retinoblastoma gene cause ultimately cancer। ये चीज आपने याद रखना है। सेकंड अब देखते हैं हम इन फॉर बहुत सारे सीडीके की एक्टिविटीज, मतलब कि एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज क्या है सीडीके की। फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी इट एसोसिएट विद साइक्लिन पार्टनर, जो कि हमने देख लिया, है ना। सीडीके है, बाहर से साइक्लिन आएगा और वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ये हमने एक्टिविटी देख ली। क्यों बाइंड होते हैं वो भी हमने देख लिया। सेकंड है फॉस्फोराइलेशन बाय सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, हमने देखा साइक्लिन आया बाहर से, सीडीके के साथ बाइंड हो गया, पार्शियली जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिव हो गया, फिर जैसे ही बाहर से सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज आई, इसने फॉस्फोराइलेशन की, कहाँ पे, सीडीके पे। फॉस्फोराइलेशन करके क्या फायदा हुआ, वो कॉम्प्लेक्स फुली एक्टिव हो गया, है ना। थर्ड है आपका प्रोटियोलिसिस ऑफ साइक्लिन पार्टनर। आपने यहाँ देखो ये एपीसी, एपीसी मतलब मैं आपको इसकी फुल फॉर्म लिखता हूं यहाँ पे, ए फॉर एनाफेज, है ना, पी फॉर प्रोमोटिंग, सी फॉर कॉम्प्लेक्स। एपीसी की फुल फॉर्म है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये E3 यूवी लाइगेज एंजाइम है, और हमें पता है जो यूवी लाइगेज एंजाइम है, ये इसकी जो यूवी प्रोटीन है ये बाइंड होती है पर्टिकुलर साइक्लिन के साथ और उसको डिग्रेड करती है। ये कुछ रोल था आपका, जो बेसिक रोल है सीडीके के, एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसका हमने मैकेनिज्म समझना है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ऑलरेडी। डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना, मैं हूँ आपके साथ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपने समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, और इजी वे में मैं ऐसे भी समझा ही रहा हूँ, है ना। तो देखो अब आया CDK1, हमें पता है हमारा सेल कहाँ पहुंच गया है, G1 से S में चला गया है, S से G2 में चला गया है, G2 से M में चला गया है। हमने G2 से M में ले जाना है ना, कैसे ले जाएंगे, आपका CDK1 है, बाहर से रिस्पेक्टिवली साइक्लिन आएगा, मतलब इसके रिस्पेक्टिव में जो मैंने चार्ट बनाया था उस चार्ट का रोल ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में होता है।
इसीलिए वो चार्ट इंपोर्टेंट है ना। देखो इस CDK के साथ साइक्लिन B आएगा, बाइंड हो जाएगा, पहले क्या होगा, पार्शियली एक्टिव प्रोसेस बनाएगा। साइक्लिन B CDK कॉम्प्लेक्स पार्शियली एक्टिव है, बाहर से CDK एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम आएगी, वो फॉस्फोराइलेशन करेगी। कहाँ पे, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वो फॉस्फोराइलेशन करती है और प्रोसेस को फुली एक्टिव करती है। अब थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि वो फॉस्फोराइलेशन कहाँ करता है। वो फॉस्फोराइलेशन थ्रियोनीन रेजिड्यू के 161 पे करता है। मतलब जो आपका CDK प्रोटीन है ये बहुत सारे एमिनो एसिड से बना है। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है ना। 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। तो अभी क्या हुआ, आपका CDK एक्टिवेटिंग काइनेज आई, इसने फॉस्फोराइलेशन कर दी थ्रियोनिन में, वो भी कहा जो 161 पोजीशन में था उस पे फॉस्फोराइलेशन कर दी। और वो फॉस्फोराइलेशन है जो एक्टिवेटरी है, मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स को जो एक्टिवेट करता है। ये कॉम्प्लेक्स फुली एक्टिव हो गया है ना। फिर कुछ एक एंजाइम है जैसे WEE1, इसको बोलते हैं V1 काइनेज। काइनेज है मतलब ये भी क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। V1 काइनेज है, ये करता है फॉस्फोराइलेशन टायरोसिन 15 पे। सो जो ये V1 काइनेज एंजाइम है ये फॉस्फोराइलेशन करता है टायरोसिन 15 रेजिड्यू में। और ये कैसी फॉस्फोराइलेशन है, ये है इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन। देखो जो ये CDK है ये मल्टीपल एमिनो एसिड से बने हैं, मानो कि ये 500 एमिनो एसिड से बना हुआ है ना। तो अगर तो फॉस्फोराइलेशन थ्रियोनीन 161 रेजिड्यू में होती है तो वो कैसी फॉस्फोराइलेशन है, वो है एक्टिवेटरी, मतलब कि वो सेल साइकिल को प्रोसीड करने के लिए हेल्प करेगी। और अगर B1 काइनेज के थ्रू फॉस्फोराइलेशन आपकी टायरोसिन 15 में होगी तो वो कैसी फॉस्फोराइलेशन है, वो है इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन, मतलब वो सेल साइकिल को इनहिबिट करेगा। और ये इनहिबिट करना भी जरूरी है कुछ समय तक। क्यों जरूरी है, क्योंकि ताकि ये G2 फेज में आराम से सेल यहां से रेस्ट्रिक्ट हो सके। रेस्ट्रिक्ट क्यों हो सके, ताकि यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो सके और सेल का साइज बढ़ सके। अब यहाँ पे आपको कुछ एक चीज समझनी है, मानो कि अगर इस B1 काइनेज एंजाइम में म्यूटेशन हो जाए, अगर ये एंजाइम म्यूटेट हो जाए फिर क्या होगा, यहाँ पे सेल रुकेगा नहीं, G2 फेज में सेल रुकेगा नहीं, है ना। मतलब ये इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। अगर ये फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी यहाँ पे सेल नहीं रुकेगा। सेल नहीं रुकेगा तो एक सेल से बहुत सारे छोटे छोटे सेल बनेंगे, माइन्यूट सेल बनेंगे। कैसे बनेंगे, माइन्यूट सेल बनेंगे, जो कि बेकार है। इसीलिए B1 काइनेज का होना भी बहुत जरूरी है। अगर म्यूटेशन CA एंजाइम हो जाए फिर तो सेल साइकिल प्रोसीड ही नहीं होगी, है ना। बट आप यहाँ से ध्यान रखना है, इसका चलना भी बहुत जरूरी है। ये म्यूटेट हो जाए फिर भी माइन्यूट सेल बनेंगे, छोटे छोटे सेल बनेंगे, है ना। और अगर ये B1 काइनेज बहुत देर तक रह जाए, है ना, मतलब यहाँ से हटे ही नहीं तो यहाँ पे सेल का साइज कैसा हो जाएगा, इस तरह से एक वॉलीबॉल की तरह, है ना, लार्ज हो जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। क्योंकि B1 काइनेज यहाँ से हट नहीं रही, ये हट नहीं रही तो आपका सेल जो G2 फेज में रह रहा है, G2 फेज में रह रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उसको लेते आ रहा है, एब्जॉर्ब करता रहा है और अपना साइज को इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए एक B1 काइनेज को मतलब कुछ पर्टिकुलर समय तक रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका CDC25 फॉस्फेटेज एंजाइम आती है और ये फर्दर जो ये टायरोसिन 15 है इसकी फॉस्फोराइलेशन को डिफॉस्फोराइलेट करता है और फर्दर थ्रियोनीन 161 पे फॉस्फोराइलेशन करता है। अगर फर्दर ये फॉस्फोराइलेशन करेगा तो यहाँ से B1 काइनेज हट जाएगा
और जो सेल है ये कॉम्प्लेक्स है फिर से एक्टिव हो जाएगा और सेल इज प्रिपेयर्ड सेल फॉर माइटोसिस। सेल जो माइटोसिस के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाएगा, है ना। जैसे ही यहाँ पे प्रिपेयर हो गया तो ये साइक्लिन भी है ये डिग्रेड हो जाएगा, ये डिग्रेड हो जाएगा, सेल जो है वो एग्जिट हो जाएगा फ्रॉम माइटोसिस से, मतलब एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, है ना। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। हमने बताया था कि जो G1 फेज है उस पे सिंगल सेल होता है, जब तक वो M फेज के लिए पहुंचता है एक सेल से दो सेल बनते हैं। G1 से पहले S फेज में आता है रेटिनोब्लास्टोमा के थ्रू, फिर S फेज से G2 फेज में जाता है रेटिनोब्लास्टोमा के थ्रू, फिर G2 फेज से M फेज के लिए जाता है CDK1 के एक्टिविटी के थ्रू। कैसे गया? CDK1 बाइंड हुआ साइक्लिन बी के साथ, कॉम्प्लेक्स बनाया, CA के एंजाइम आई एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाया, है ना, थ्रियोनिन 161 पे फॉस्फोराइलेशन करके, फिर आपका V1 काइनेज आई, उसने टायरोसिन 15 पे की फॉस्फोराइलेशन, थोड़ी देर के लिए सेल रोका G2 फेज में, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? CDC25 फॉस्फेटेज एंजाइम एक्टिव हुई, है ना, ये एक्टिव हुई और इसने B1 काइनेज को इनएक्टिव कर दिया, थ्रियोनिन 161 को एक्टिव कर दिया और यहाँ पे फिर से कॉम्प्लेक्स एक्टिव कर दिया और साइक्लिन बी डिग्रेड हो गया और सेल जो है वो माइटोसिस से बाहर चला गया, एक सेल से दो सेल बन गए। ये था स्टूडेंट्स पूरा कॉम्प्लेक्स की कैसे G1 S और G2 और M फेज में एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या क्या स्टडी किया। हमने पहले बेसिक देखा कि सेल डिवीजन कैसे होती है ना, और हमारा मेन टॉपिक था आज का वो था CDK और साइक्लिन, और हमने डिफरेंट CDK और साइक्लिन के रोल देखे, फिर हमने रेटिनोब्लास्टोमा का रोल देखा, फिर हमने डिफरेंट CDK के रोल देखे, फिर हमने समझा कि कैसे जो है G1 से अल्टीमेट जो है वो सेल M फेज में चला गया और एक सेल से दो सेल बने। स्टूडेंट्स हमने माइटोसिस और मियोसिस को ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन में डाल दूंगा। और रहा सेल साइकिल से थोड़ा एक टॉपिक और रहा है, वो मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में और आपका पूरा सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको इस पूरे टॉपिक से कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ 9805032252। आप मुझे यहाँ पे अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन भी मुझे सेंड कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, है ना, या कोई और टॉपिक भी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूँ उससे रिगार्डिंग भी मुझे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे। और अगर आपको कोई और टॉपिक लगता है जो आपका लाइफ साइंस के सिलेबस का टॉपिक है, लाइफ साइंस मतलब जो CSIR की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो लाइफ साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रहे होगे, उनके सिलेबस से कोई अगर आपका टॉपिक है तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं उस टॉपिक की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा स्पेशली आप लोगों के लिए। और अगर कोई नीट का सिलेबस बायोलॉजी बैकग्राउंड से उसमें से कोई आपको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर टॉपिक सेंड कर सकते हैं, मैं उस वीडियो को भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। वैसे ही DBT JRF, ICAR नेट, ICMR, है ना, गेट, डिफरेंट सेट्स, है ना, सेट एग्जाम, कोई भी मतलब अगर बायोलॉजी का कोई टॉपिक है तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे, मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल के लिंक को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सके ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हो फर्दर वीडियोस बनाने का। तो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।